आखिरी बॉल तक मैदान नहीं छोड़ने का दावा करने वाले इमरान खान ने भी नेशनल असेंबली में वोटिंग से पहले हार मान ली और वो हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री आवास छोड़कर अपने निजी घर के लिए रवाना हो गए, जबकि उनके समर्थक नेशनल असेंबली के बाहर डटे रहे और उन्होंने विपक्ष पर अमेरिका के इशारों पर चलने का आरोप लगाया। हालांकि हंगामे की आशंका को देखते हुए नेशनल असेंबली के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और इमरान के कई समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार से जुड़े किसी भी शख्स के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई और इस बीच नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के बाद विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया, जिन्होंने विपक्ष की जीत के बाद नेशनल असेंबली में दिए अपने भाषण में इमरान खान को बड़ा संदेश दिया और साफ कर दिया कि कानून अपना काम जरूर करेगा। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो भी इमरान खान को निशाने पर लेना नहीं भूले। जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था। वहीं इमरान खान की पार्टी के सांसद अली मोहम्मद ने एक बार फिर अमेरिका पर उनकी सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप लगाया। सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। खबर है कि 11 अप्रैल को पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। हालांकि मौजूदा समीकरणों को देखते हुए विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। और पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, वहां पहले इमरान खान का सोशल मीडिया संभालने वाले और उनके करीबियों के घर पर छापे पड़ने की खबर है। तो बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही है। सीधे जो करीबी हैं इमरान खान के, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि करीबियों के घर पर छापे इस वक्त हो रहे हैं और सुबह सुबह छापेमारी की कार्रवाई की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम करीबियों के फोन भी जब्त कर दिए गए हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। तो इमरान के करीबियों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं और खासतौर पर इमरान खान की परेशानियां भी अब बढ़ सकती हैं। और पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई है। नेशनल असेंबली में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पर मुहर लग गई। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 174 वोट पड़े। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान नेशनल असेंबली में इमरान के सांसद मौजूद नहीं रहे, खुद इमरान खान भी संसद नहीं पहुंचे और हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री आवास खाली करके बनी अपनी गाला रवाना हो गए। और पाकिस्तान में कई दिनों से चल रहा सियासी ड्रामा आधी रात को खत्म हो गया। साल 2018 में बनी इमरान खान नियाजी की सरकार 3 साल 232 दिनों में गिर गई। इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 174 वोट मिले। पीएमएल-एन के सांसद के स्पीकर का चार्ज संभालने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई। हालांकि वोटिंग के दौरान इमरान खान की पार्टी के सांसद सदन से बाहर चले गए। इन सबके बीच शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। विपक्षी पार्टियों ने नेशनल असेंबली में जश्न मनाया। वहीं सत्ता से हटने के बाद इमरान खान ने प्रधानमंत्री आवास खाली कर दिया और हेलीकॉप्टर से बनी गाला रवाना हो गए। इधर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थक रात भर इस्लामाबाद की सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे और इमरान के समर्थन में नारे लगाए। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के बाद सदन को संबोधित करते हुए पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा कि आज पाकिस्तान संविधान और कानून को फिर से स्थापित करना चाहता है। पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता देगा, इंसाफ अपना रास्ता देगा। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 10 अप्रैल का ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने सदन को याद दिलाया कि 10 अप्रैल को ही सदन ने 1973 का संविधान पारित किया था। साथ ही बिलावल ने कहा कि पुराने पाकिस्तान में आपका स्वागत है। 10 अप्रैल 1973 में इस हाउस ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था। बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था। आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और PMLN की नेता मरियम नवाज ने इमरान पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बुरे दौर का अंत हो गया है। हम ईश्वर के सामने अपना सर झुकाते हैं और उनके मार्गदर्शन और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति द्वारा हमारी मातृभूमि को हुए नुकसान की भरपाई की एक कठिन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद संसद में मौजूद रहे इमरान का पार्टी के एकमात्र सांसद ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और इमरान खान का समर्थन किया। जिस बात पे फख्र और खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं, जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमेरिका ने ईडी और चोटी की जोर लगा दी। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया और असद कैसर ने संसद में कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में अपने दस्तावेज दिखाऊंगा। मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत लंबा अरसा अपने लीडर इमरान खान के साथ गुजारा। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के बाद सदन को संबोधित करते हुए PMLN के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा कि आज पाकिस्तान संविधान और कानून को फिर से स्थापित करना चाहता है। PMLN के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। और आज दोबारा पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून का पाकिस्तान दोबारा बना चाहता है इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं यहाँ पर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। तमाम साथियों ने जेलें काटी हैं। हमारी पहली मर्तबा तारीख़ में ये शायद पहला मौका है कि हमारी बेटियों ने, बहनों ने भी जेलें काटी हैं। मियां नवाज शरीफ जो 3 मर्तबा वज़ीर आज़म रहे, उनको किस तरीके से जेलों में भिजवाया गया। जनाब चेयरमैन, हम माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहते, उनको भुलाकर आगे जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अजीम बनाना चाहते हैं। मैं इस वक्त ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सब दोस्तों ने मुझे कहा कि आज इंतहाई इख्तिसार से बात की जाए। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, मैं ये बात कहना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह जब मौका आएगा तो फिर तफसील से बात करेंगे कि हम इस कौम के दुखों और जख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। हम किसी से बदला नहीं लेंगे। हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती नहीं करेंगे। हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे। हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा। उसमें मैं ना बिलावल भुट्टो साहब, ना मौलाना फजल रहमान साहब, ना कोई उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। इंसाफ का बोलबाला होगा। अदलिया का एहतराम हम दिल से तस्लीम करेंगे और मिलकर मुशावरत से इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे। पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। और पाकिस्तान के बाद अब बात यूक्रेन रूस युद्ध की।
बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। वहां मारिउपोल शहर में हुई फायरिंग में 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं और बताया गया कि ये फायरिंग यूक्रेन की सेना की तरफ से ही की गई है, जिसकी चपेट में वहां रहने वाले नागरिक आ गए हैं। यूक्रेन के मारिउपोल में फायरिंग हुई है, जिसकी चपेट में कई नागरिक आ गए हैं। फायरिंग में 13 नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मारिउपोल का वो क्षेत्र जहां पर लगातार रूस की सेना भी अपना कब्जा जमाना चाहती है और इसी के साथ साथ फायरिंग वहां पर हुई है और फायरिंग में 13 नागरिक फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने ही ये फायरिंग की थी, जिसमें तमाम लोग घायल भी हुए हैं। और रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध जारी है। इस बीच रूस के एक खूंखार लड़ाके इंटरनेशनल हेडलाइन बने हुए हैं। रूस के ये ऐसे खतरनाक लड़ाके हैं जो पहले दुश्मन की जान लेते हैं, फिर निशाने के तौर पर उनका कान काट लेते हैं। वो मौत बरसा कर हंसते हैं, वो हत्या कर कान काट लेते हैं, वो लाशों के बीच झूमते हैं। उन्हें मुर्दों की दुर्गंध का नशा है। पुतिन के सबसे खौफनाक लड़ाके हैं। अब यूक्रेन युद्ध का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आने वाला है, क्योंकि मौत मारने वाली पुतिन की जल्लाद कंपनी यूक्रेन दाखिल हो चुकी है। ये रूस के ऐसे खूंखार लड़ाके हैं जिन्हें दुनिया चलती फिरती किलर मशीन कहती है। इनके डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द नहीं है। दावा किया जा रहा है कि बूचा नरसंहार की तरह खार्किव में भी तबाही मचाने के लिए रूस का खूंखार रूसिच ग्रुप की एंट्री हो गई है। रूसिच ग्रुप के लड़ाके इतने खूंखार होते हैं कि अपने दुश्मनों को मारने के बाद निशानी के तौर पर उनका कान काट लेते हैं। दावा किया जा रहा है कि खूंखार रूसिच लड़ाकों को खार्किव की तरफ भेज दिया गया है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरों को पेश किया गया है। सबूत नंबर 1, सबूत नंबर 2, सबूत नंबर 3, सबूत नंबर 4, सबूत नंबर 5। इन रूसिच लड़ाकों की लोकेशन खार्किव बताई जा रही है। तस्वीरों में उनके पास जेड निशान वाली रूसी गाड़ी भी नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में एक गाड़ी पर ये लड़ाके तैनात दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में दावा किया जाता है कि ये निर्मम जल्लाद से भी बेरहम होते हैं। यूक्रेन युद्ध में इनकी मौजूदगी के 3 मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद यूक्रेन की सेना में दहशत पैदा करना। दूसरा मकसद यूक्रेन में अगले नरसंहार को अंजाम देना। तीसरा और सबसे अहम मकसद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या करना। रूस की तरफ से अब तक दर्जन से भी अधिक बार ज़ेलेंस्की को मारने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन हर बार उनका वार खाली ही जाता है। वजह ज़ेलेंस्की के स्पेशल बॉडीगार्ड जो साए की तरह उनके साथ रहते हैं। ज़ेलेंस्की के ये स्पेशल बॉडीगार्ड कौन है, ये ज़ेलेंस्की को दुश्मनों से कैसे बचाते हैं, उसे हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले रूस के रूसी लड़ाकों का कच्चा चिट्ठा जान लीजिए, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो ज़ेलेंस्की की सुपारी लेकर यूक्रेन में दाखिल हुए हैं। रूसी लड़ाके कत्लेआम करने के वक्त बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को भी नहीं बख्शते और हत्या करने के बाद
निशाने के तौर पर उनके कान काटकर अपने पास रख लेते हैं। इसी बर्बरता की वजह से कान काटने वाली पुतिन की इस प्राइवेट सेना की तुलना हिटलर की नाज़ी सेना से की जाती है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक रूसिच ग्रुप का गठन अलेस्की मिलेचकोव और यान पेट्रोवस्की ने किया था। मिलेचकोव ने रूसी सेना में एक पैरा ट्रूपर के तौर पर ट्रेनिंग ली थी। 2014 में रूसिच लड़ाकों की बर्बरता दुनिया के सामने तब आई थी जब इनकी तैनाती डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके में की गई थी। एक बार फिर